हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम जुडिशरी एग्ज़ाम के सीआरपीसी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर सेकेंड, जो सीआरपीसी का चैप्टर सेकेंड है, जिसमें दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन के बारे में दिया है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। तो सेक्शन 8 महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में देखते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 2 की धारा 8 के तहत महानगर क्षेत्र को बताया गया है, का प्रावधान किया गया है। और जिसके अनुसार फिर पहला पॉइंट है कि राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा क्या करेगी, घोषित करेगी कि किस तारीख से, मतलब एक तारीख उसमें अधिसूचना में दे दी जाएगी कि इस तारीख से राज्य का कोई जो शहर है या नगर है, वो जिसकी जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, तभी वो महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए एलिजिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन इसको घोषित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना के द्वारा घोषित करेगा, और जो अधिसूचना है उसमें तारीख दे दी जाएगी, और जो शहर, उस राज्य शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है ना, वो महानगर क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट बोलता है कि ये जो कोड आया था, इसके पहले से ही बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी नगर और अहमदाबाद शहर है, वो महानगर क्षेत्र के रूप में घोषित किया, मतलब माना जाएगा, वो समझे जाएंगे शुरू से, मतलब ये कोड आने से पहले से ही ये महानगर क्षेत्र घोषित किए गए। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका बोलता है कि राज्य सरकार क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट एक अधिसूचना द्वारा मतलब किसी महानगरीय क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार कर सकती है, कमी कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ऐसा जो भी परिवर्तन या कमी है ना, इस प्रकार से नहीं होगी कि उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाए, है ना। तो 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी प्रकार से उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और यदि किसी फोर्थ पॉइंट बोलता है कि अगर किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया है ना, उसके बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या हो गई, 10 लाख से कम हो जाती है, तो फिर राज्य सरकार एक अधिसूचना घोषित करेंगी, और जिसमें ये बताएंगे कि जो महानगर क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी वो समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अब ये समाप्त हो गया है, अब जो पहले से जो जांच, सुनवाई और अपील जो चल रही थी कोर्ट में, उसका क्या? तो जो पहले से जो लंबित थे, जो पेंडिंग है अभी भी कोर्ट में, और उस दौरान जो फाइल हुए थे जब वो महानगर घोषित था, है ना, तो वहाँ पर वो ऐसे ही डील किए जाएंगे जैसे कि अभी वो महानगर, मतलब वो ऐसे मतलब महानगर की समाप्ति नहीं है, वो महानगर में जिस तरीके से उसको डील कर रहे थे उसी तरीके से उसको डील किया जाएगा। इसका फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई इसकी परिवर्तन करता है सीमाओं में, या जो भी है विस्तार करता है, महानगर क्षेत्र की सीमाओं में कमी या परिवर्तन करता है, तो जो इस प्रकार यह परिवर्तन का कोई प्रभाव उस क्षेत्र में लंबित किसी भी जांच, सुनवाई या अपील पर नहीं पड़ेगा, उसका चेंजेस उस पर नहीं होगा, और हर ऐसी जांच, सुनवाई, अपील इस संहिता के अनुसार वैसे ही रहेगी जैसे कमी या परिवर्तन हुई नहीं हो, है ना। तो जैसा वो चल रहा था ना, वैसा ही उसमें उसका काम किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सेक्शन 24 लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना। तो इसको डिफाइन जो किया है सेक्शन 2U में, सेक्शन 2 सब सेक्शन U जो है उसमें इसको डिफाइन किया गया लोक में। तो वहाँ जो डेफिनेशन दी है, लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। तो ये सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। फिर सेक्शन 24 क्या बोलता है लोक अभियोजक के बारे में, वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि हर जितने भी उच्च हाई कोर्ट है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार क्या करेगी, हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद, जो हाई कोर्ट में ही केंद्र और राज्य की तरफ से अगर कोई प्लीडिंग करनी हो, अपील करनी है, कोई कार्यवाही संचालित करना है, तो उसके लिए एक लोक अभियोजक या फिर एक से ज़्यादा अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे। तो कौन कर रहा है इसको अपॉइंट? हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हाई कोर्ट के परामर्श से कर रही है,
किसके लिए? हाई कोर्ट में ही काम करने के लिए कर रही है। और किसकी तरफ से काम करने के लिए? तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से काम करने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। फिर इसका सेकेंड पॉइंट जो बोलता है कि अगर केंद्र सरकार किसी जिले के अधीन या स्थानीय क्षेत्र में अपनी तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कोई ऐसा मामला है या किसी वर्ग के मामले में संचालन करवाना चाह रही है, तो वहाँ वो एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। वहाँ पे भी ये जिले के लिए काम करने के लिए। पहले पॉइंट में हाई कोर्ट में काम करने के लिए था, दूसरे पॉइंट में जिला या स्थानीय क्षेत्र में कोई मामला डील करना हो केंद्र सरकार को तो वो है। थर्ड पॉइंट जो बोलता है कि हर जिले के लिए ना स्टेट गवर्नमेंट भी की तरफ से भी काम करने के लिए एक लोक अभियोजक, और अगर जितना जरूरत हो वो अतिरिक्त लोक अभियोजक तो नियुक्त करेगी। ठीक है। परंतु एक जिले के लिए नियुक्त किए गए लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक को दूसरे जिले के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब जो एक जिले में कर दिया अपॉइंट तो उसी को दूसरे जिले के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जो जिला मजिस्ट्रेट जो है सत्र न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद एक पैनल तैयार करेगा, जो कि ऐसा पैनल जिसमें जो लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य हो, है ना, ऐसे लोगों का पैनल तैयार करेगा। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है। अब ना पैनल तैयार करने की जरूरत नहीं है अगर उस जिले में ऑलरेडी हाँ, फिफ्थ पॉइंट इसका जो बोलता है वो बोलता है कि अब जो भी लोक अभियोजक के रूप में काम करेगा वो तभी काम कर सकता है अगर वो उसका नाम जिला मजिस्ट्रेट की जो पैनल तैयार की ना, लिस्ट तैयार की, उसमें होगा तो ही वो लोक अभियोजक के रूप में काम करेगा। उसका छठा पॉइंट जो बोलता है वो उसमें बोलता है कि लोग ऐसा पैनल तैयार करने की जरूरत नहीं होगी अगर वहाँ पे अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित कैडर मौजूद है, वो वर्किंग कर रहा है ऑलरेडी, वहाँ पे एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है ना, जहाँ पे तो वहाँ पे राज्य सरकार उसी में से नियुक्त कर सकती लोक अभियोजक को। ठीक है। लेकिन राज्य सरकार की राय में है कि उस कैडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है। और इसके जो स्पष्टीकरण दिए गए एक्सप्लेनेशन, तो लोक अभियोजक के नियमित कार्डर मतलब क्या होगा कि जिसमें लोक अभियोजक का पद शामिल है, जिसमें सहायक लोक अभियोजक को भी उस पद पर पदोन्नत करने का प्रावधान है। तो ऐसे अभियोजन अधिकारियों का वह कार्डर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का, चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात हो, लोक अभियोजक होने चाहिए या फिर सहायक लोक अभियोजक को उनके नाम से है जो पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया। तो मतलब उस ग्रुप में ये लोग हो, उसको कार्डर बोलेंगे। अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए संहिता है, इस कोड के अंतर्गत नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है। ठीक है। इसका सातवां क्लॉज जो बोलता है कि कोई व्यक्ति ना तभी मतलब लोक अभियोजक अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगा, नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब उसने अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का विधि व्यवसाय किया, है ना, लॉ की प्रैक्टिस की हो कम से कम 7 वर्ष के लिए। इसके 8वें पॉइंट में बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर किसी मामले में या कोई ग्रुप है, ग्रुप वर्ग के मामले में के लिए ऐसे व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम, मतलब स्पेशल, यहाँ पे 8th पॉइंट में स्पेशल लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको कम से कम 10 वर्ष तक का, ये 10 वर्ष तक का काम उसने एज अ लॉयर एडवोकेट के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। फिर लास्ट पॉइंट जो बोलता है कि अगर इस अवधि वह अवधि जिस दौरान कोई व्यक्ति एक प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा था या इस संहिता के लागू होने से पहले या बाद में लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में सेवा कर रहा था, तो उसे अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय की अवधि माना जाएगा। मतलब ये वाला कि विधि व्यवसाय में जो ड्यूरेशन काउंटिंग करना है उसके बारे में क्लॉज 9 बोलता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक देख लेते हैं। सहायक लोक अभियोजक भी है, तो सहायक लोक अभियोजक में
यहाँ पे राज्य सरकार जिले में मजिस्ट्रेटों के जो न्यायालय है, अभी हमने जो ऊपर वाले में पढ़ा था वो हाई कोर्ट के लिए, जिला कोर्ट के जो है उसमें काम करने के लिए था। यहाँ पे अब जिले में मजिस्ट्रेटों के जो न्यायालय है उसमें अभियोजन का संचालन करने के लिए, ठीक है। तो ये मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। फिर केंद्र सरकार भी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी मामले के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है ना। यहाँ पे तो यहाँ तो करना ही है, यहाँ कर सकती है मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि करना है या नहीं करना। फिर इसका सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो पुलिस अधिकारी है ना, उसको लोक अभियोजक मतलब जो उपधारा 3 जो दे रखा है वहाँ उसको छोड़कर मतलब ये पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब उपधारा 3 में क्या बोला है कि मतलब ऐसा पुलिस अधिकारी जो उपधारा 3 में डिफाइन किया है वो लोक अभियोजक बन सकता है, सहायक लोक अभियोजक। तो यदि किसी विशिष्ट मामले में कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट, ये तभी होगा जब अगर सहायक लोक अभियोजक नहीं है, ठीक है। और जिला मजिस्ट्रेट उस मामले के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध की जांच में कोई भाग लिया। अगर है ना, है ना, तो पुलिस अधिकारी को भी यहाँ पे बोला गया है कि सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है या अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, यदि वो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है। तो इनके सिवाय जो अगर होंगे उनको एक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है पॉइंट 25A, अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, धारा 25 है। तो यहाँ राज्य सरकार क्या करेगी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, ठीक है। और जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने, तो एक अभियोजन निदेशक होगा और उतने जितने उपनिदेशक होंगे जो वो आवश्यक समझे, ठीक है। फिर कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे दिया उसके लिए कि कम से कम 10 साल तक उसने विधि व्यवसाय करा हो, प्लस उसमें उसकी नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति है उनकी सहमति से इसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे ये दो चीज़ है, 10 वर्ष का काम कार्यकाल हो, मतलब विधि व्यवसाय क्या हो, प्लस मुख्य जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति उनकी सहमति से अपॉइंटमेंट होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अभियोजन निदेश का एक प्रधान होगा, एक प्रिंसिपल होगा जो मेन होगा, अभियोजन निदेशक जो होगा वो ही होगा, और राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा। फिर फोर्थ पॉइंट बोलता है इसका कि जो प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक जो है ना, वो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो है राज्य सरकार द्वारा धारा 24 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 के अधीन उच्च न्यायालय के मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। मतलब हाई कोर्ट में जब वो हमने सेक्शन 24 में देखा था फर्स्ट वाले में कि हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं जो, और 24(8) में स्पेशल जो अपॉइंट किया जा रहा था ना, तो वो हाई कोर्ट के मामलों में संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो वो किसके अधीनस्थ होंगे, वो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ माने जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में बोला है कि जो सेक्शन 24 में ही सब सेक्शन 3 जो राज्य सरकार जिले के लिए अपॉइंट करती है, और 8 में वो स्पेशल लोक अभियोजक जो दे रखा है वो, तो ऐसे जो हैं जो जिला न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए भी 25(1) में जो दे रखा है ना, इन ये जो अपॉइंट किए जाएंगे लोक अभियोजक वो उपनिदेशक के अधीनस्थ होंगे, ठीक। 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट बोलता है कि 7वां पॉइंट बोलता है कि अभियोजन निदेशक या उपनिदेशक की शक्तियां और कार्य का उल्लेख ऐसे होंगे जो राज्य सरकार इनकी जो शक्तियां
और जो कार्य दिए जाएंगे वो राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिए जाएंगे। और 8th पॉइंट है कि लोक अभियोग के कर्तव्य पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी पालन करने के लिए महाधिवक्ता को ये सब चीजें लागू नहीं होंगी, मतलब लोक अभियोग के रूप में महाधिवक्ता काम नहीं करेगा। चलिए, चैप्टर 2 के हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिए हैं। आगे भी मैं इस तरीके के वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।